Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal and this is the lecture number 7 है। तो हम लोग को स्टार्ट करना है with another lean and that is total productive maintenance. So this is the fourth type of lean. इससे पहले हम लोगों ने 3 लीन डिस्कस कर लिए हैं। पहला था हमारा जस्ट इन टाइम, देन हम लोगों ने केजन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था, देन वी लर्नड अबाउट द 5S। तो ये जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है ना, दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू बॉडी चेकअप। जैसे रियल लाइफ में बॉडी चेकअप्स हम लोग करवाते हैं, तो बॉडी चेकअप्स हम लोग क्यों करवाते हैं, या फिर हम अपने वेट पे एक चेक ऑन रखते हैं। सो व्हाई डू वी डू दैट? सो एज टू मेंटेन द गुड हेल्थ, राइट। उसी तरह से जैसे आपने 5S वगैरह करके, 5S करके, जस्ट इन टाइम करके, या और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, क्वालिटी को एनहांस कर दिया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बेसिकली आपने इंक्रीज कर दी। तो उसको एक लेवल तक आप मेंटेन तो रखोगे ना। इट शुड नॉट हैपन कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन चेंज हो गई तो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज हो रही है। तो उसी पर्टिकुलर अमाउंट को जो इस लेवल पे आप पहुंच गए हो, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए आपको जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक मेंटेनेंस रखनी होगी। तो ये जो लीन है ये उसी के बारे में बोलता है। तो ये जो लीन है, दिस टारगेट्स व्हाट मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम्स। अब ये हम कैसे करते हैं? ये हम ऐसे करते हैं कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जो मतलब वैल्यू ऐड करते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उन पे हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें मेंटेन और इम्प्रूव करना होता है। जैसे जो भी मशीन्स हैं, या जो वर्कर्स हैं, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, या जो प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, उसको हमको कैसे रखना है, एक टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है, जिससे कि अगर ये सारे के सारे लोग या ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या वैल्यू एडिंग प्रोसेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर यही सारे कंपोनेंट्स एकदम ठीक रहेंगे तो फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी। ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये निप्पॉन डेंसो कंपनी लिमिटेड लेकर के आए थे, और जो कि एक सप्लायर है टोयोटा के। ठीक है। अब इससे क्या होता है, सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, एंड दिस एम्स टू अवॉइड ब्रेकडाउन एंड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो ये वाला जो लीन है ये बोलता है, ये एम रखता है कि कम से कम जो है वो डिले हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑन टाइम रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी टाइम पे आके कि मशीन्स टूट गई या मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई या वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो प्रोडक्शन ही रुक जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ही रुक जा रही है, या फिर मशीन्स में कुछ ऐसे ब्रेकडाउन हो गए जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये मेंटेनिंग के ऊपर है, मेंटेनेंस के मतलब टारगेट करिए ये। ठीक है। तो अब अगर आपको टीपीएम लेकर के आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सो देर आर 4 फेजेस फॉर इट। तो उसके 4 फेजेस क्या है? 4 फेजेस आपके हैं PIQ। PIQ, तो पहला तो है प्रेपरेशन स्टेज। तो प्रेपरेशन स्टेज में क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है और हमको प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताना होता है। सो बेसिकली आप कोई भी प्रोग्राम लेकर के अगर आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नया, या फिर आप ये कह रहे हो कि जैसे न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेते हैं हम लोग, उसी तरह से ये है कि अगर कुछ भी न्यू लेकर के आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एटलीस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो सो दैट आप जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे बढ़ सको। ठीक है। तो एक आपको सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और साथ में उसके बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम एम करें। एक बार आपने बता दिया, एक बार एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप क्या करते हो? इंट्रोडक्शन स्टेज में आप इनिशियलाइज करते हो टीपीएम को, देन यू इन्फॉर्म ऑल द कंपोनेंट्स जो भी इन्वॉल्व हैं, जैसे सप्लायर को बताओ, कस्टमर्स को बताओ, स्टेक होल्डर्स को बताओ कि जो है टीपीएम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है। फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस भी कर दिया, प्रिपेयर भी कर दिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टीपीएम। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में होता है जो भी वर्किंग एक्चुअली होता है। और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज का मतलब होता है कि एक तरह से एनालिसिस या फिर रिजल्ट्स वाला जो स्टेज होता है। ठीक है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है ना, यही जो है ये 8 पिलर्स के ऊपर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।
सो जो टीपीएम है वो फोकस करती है 8 पिलर्स ऑफ सक्सेस में, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये इन 8 पिलर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये चार्ट देख लेते हैं, फिर इन 8 पिलर्स पे बढ़ते हैं। तो जो टीपीएम के गोल है वो अभी तक क्या हम समराइज कर सकते हैं कि जो टीपीएम के गोल है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीरो डिफेक्ट्स हो, फिर उसके बाद में जीरो ब्रेकडाउन हो, और एक्सीडेंट्स भी जीरो हो। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स जीरो कैसे होंगे? आप जो है एम्प्लॉयज का ध्यान रख रहे हो, मशीन्स का ध्यान रख रहे हो, उसी तरह से जीरो ब्रेकडाउन भी कैसे होंगे? आप मशीन्स में प्रॉपर चेकआउट कर रहे हो। तो इसका ये गोल होता है, टीपीएम का गोल होता है। और ये अचीव कैसे होगा? ये गोल ये अचीव होगा इन 8 पिलर्स को यूज करके। ठीक है, तो हम जो हमारा एम है वो क्या है? हमारे 3 एम है, प्लीज इसको याद कर लीजिए। टीपीएम के जो है वो 3 एम है। क्या क्या? जीरो। अब जीरो क्या क्या? जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन्स एंड जीरो एक्सीडेंट्स। तो जीरो बैड आप कह सकते हो उसको। ये जो है टीपीएम का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अब इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे टीपीएम का? हम 8 पिलर्स के साथ में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो 8 पिलर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज फेका पोज। फेका पोज। ठीक है, फेका पोज का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब हुआ फोकस्ड इंप्रूवमेंट, देन ई का मतलब हुआ अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, क्यू का मतलब हुआ क्वालिटी मेंटेनेंस, देन ए का मतलब हुआ ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, फिर उसके बाद में पी का मतलब हुआ प्लान मेंटेनेंस, देन ओ का मतलब हुआ टीपीएम इन द ऑफिस, देन एस का मतलब हुआ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एंड आपका ई का मतलब हुआ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करने वाले। अभी तक की मैं अगर जस्ट बताऊं तो क्या हुआ टीपीएम में? टीपीएम जो है वो टारगेट करता है मेंटेनेंस एंड इंटीग्रिटी के लिए, जिससे हम एक लेवल मेंटेन कर पाए, हमारे कोई भी डिले ना हो एंड हमारे ब्रेकडाउन्स भी ना हो। बेसिकली टीपीएम का एम क्या है? जीरो डिफेक्ट्स, देन योर जीरो ब्रेकडाउन्स एंड जीरो एक्सीडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़े? 4 फेजेस पढ़े। तो 4 फेजेस क्या क्या है टीपीएम के? प्रिपरेशन, देन उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग। तो हम जो पढ़ रहे हैं 8 पिलर्स पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है, तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं ना, तो ये ना इसका जो बेस रहता है वो रहता है आपका 5S। जैसे घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले नींव रखी जाती है, जितनी मजबूत वो नींव होती है उतना ही जो आपका घर है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फाउंडेशन जो है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट जिसके ऊपर पिलर्स खड़े करोगे वो भी स्ट्रॉन्ग रहे। तो 5S में अगर आप देखोगे तो 5S हमारा क्या था? 5S हमारा था सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ये 5S हम लोगों ने डिस्कस किए थे इससे पहले वाले में। तो उसका टारगेट ये था कि हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखना है और ऑर्गेनाइज करना है उसको, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम अनकवर प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। और साथ में ये भी टारगेट कर रहा था कि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक बार जब आप इतना काम कर लोगे उसके बाद में आप टीपीएम लगाओ। ठीक है, तो टीपीएम जो है लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? सो फर्स्ट इज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। तो ये जो है ये 8 पिलर्स हैं, तो इनका यूज करके आप जो है टीपीएम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला आपका पिलर है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। तो ये इस फाउंडेशन के ऊपर ना, इस फाउंडेशन के ऊपर 8 पिलर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, 8 पिलर्स खड़े हुए हैं। तो पहला पिलर क्या है? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। तो ऑटोनॉमस का मतलब यहाँ हुआ एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। मार्क माय वर्ड्स, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। सो बेसिकली होता क्या है कि मशीन को यूज करने वाले तो लोग ही है ना। ठीक है, तो मशीन को यूज करने वाले लोग हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करने वाले भी लोग ही होंगे। अब वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो वर्कर से ऊपर वाला लेवल है वो हो सकता है कि उनको ऑब्जर्व कर रहा हो या उनका इंस्पेक्शन कर रहा हो। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब हुआ जहां पे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये किस बारे में बताता है? ये बताता है ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट विदाउट ब्रेकडाउन एंड एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट्स एट सोर्स थ्रू एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। मतलब एक तो आप जो इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो वो इस तरह से यूज करो कि उसमें कोई ब्रेकडाउन ना हो, साथ में कोई अगर डिफेक्ट है तो उसको एट सोर्स ही आप एलिमिनेट कर दो। तो एट सोर्स एलिमिनेट आप तभी कर पाओगे अगर सामने वाला बंदा कोई खड़े होके उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा एंड वो जिस टाइम वो डिफेक्ट अगर हो रहा है उसी टाइम उसको डिटेक्ट कर लेगा।
ठीक है। तो ये इसकी टेक्निक्स क्या क्या रहती हैं, इसकी टेक्निक्स ये रहती हैं ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए कि आप क्लीनिंग करो, उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करो, और एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, विजुअली इंस्पेक्शन कर सकते हो। उसी तरह से ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करने के लिए एक चीज आप और कर सकते हो कि जो बोल्ट्स हैं उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि क्या जो मशीन में बोल्ट्स वगैरह लगे हैं वो टाइटेंड है प्रॉपरली, लूजनिंग तो नहीं हो गई है उसमें। तो इस तरह से जो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेंटेनेंस होता है फोकस्ड इंप्रूवमेंट। और फोकस्ड इंप्रूवमेंट को अगर हम ले तो दैट इज केजन। तो केजन वाले लीन में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप केजन वर्ड सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए स्मॉल बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब छोटे छोटे बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डेली इफ यू विल स्टडी 2 2 आवर्स ईच, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी और उसका जो आउटपुट होगा दैट विल मच मच बी बेटर रादर देन स्टडिंग 12 आवर्स अ डे। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि आप 12 घंटे मत पढ़ो, बट आप ये सोचो कि मैं अगर 10 दिन का काम एक दिन में बैठ के कर लूंगा तो वो जो है उन दोनों की परफॉर्मेंस में आप खुद देखोगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि आप अगर थोड़ा थोड़ा काम बट कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना, तो वो जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर इकट्ठा हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो है जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट क्वालिटी एक जैसी रहे। ठीक है। तो यही चीज होती है जो केजन है दैट टॉक्स अबाउट फोकस्ड, वो जो है वो छोटा एरिया लेके चलता है, हालांकि चलता धीरे धीरे है बट फोकस के साथ में चलता है। सो दिस पिलर इज अबाउट माइनर इंप्रूवमेंट्स जो कि हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करें। तो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बेटर लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये जो पिलर है ये एम करता है कि कम से कम लॉसेज हो वर्क प्लेस में, और लॉसेज अगर कम होंगे तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। ये नहीं बोलता कि एकदम से जीरो लॉस कर लो, ये बोलता है हम धीरे धीरे जो है कम कम लॉसेस पे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, केस इन रजिस्टर मेंटेन कर लो, वाई वाई एनालिसिस करो, समरी बनाओ ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, फिर उसकी जड़ को पकड़ के उस पर एनालिसिस करो, काम करो। इस तरह से जो है ये टेक्निक्स यूज करके आप ये वाला जो पिलर है वो लगा सकते हो। देन थर्ड इज प्लान्ड मेंटेनेंस। अब प्लान्ड मतलब क्या हुआ, हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उस चीज का, प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं। तो प्लान्ड मेंटेनेंस एक प्रॉपर मेंटेनेंस सिस्टम होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो ये वाला जो प्लान्ड मेंटेनेंस होता है ना, इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं प्रॉपर कि कैसे जो है हम रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं इस इक्विपमेंट की। तो इस प्लान मेंटेनेंस से हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि कैसे हम जीरो ब्रेकडाउन एंड ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट पे पहुंचे। जैसे कोई भी कॉस्ट होती है किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए, आपको देखो कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो कॉस्ट आप एक प्रॉपर तरह से प्लान करोगे तो वो काफी अच्छे से कम हो सकता है ना, कि कम पैसों में भी आपका उतना काम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। तो प्रॉपर प्लानिंग का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन ये सब जो है ये करो। ठीक है। तो ये कुछ आपकी जो है वो टेक्निक्स होती हैं। इन टेक्निक्स को मैं एक काम करती हूँ, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप डेली या रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हो, या फिर आप जो है रेगुलर यूज कर रहे हो। डेली या रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले प्रिंसिपल पे काम करता है ये। कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आप चेक करते जा रहे हो, आप एक रूटीन, एक तरह से रूटीन चेकअप कर रहे हो, एक तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वाली टेक्निक में ये होता है कि आप तब तक कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो जब तक इक्विपमेंट में कोई फेलियर नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये हम तब देखते हैं जब ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है। जब इक्विपमेंट फेल हो जाता है, और इसमें हम जो है पहले से ऑल दो एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि हम कैसे उसको रिकन्फिगर करें, या फिर अगर कुछ हो गया है तो उसको हम कैसे करेक्ट करें। एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन का मतलब हो गया हम उन वाली मशीन्स को खरीद रहे हैं जो ज्यादा रिलायबल है। एक बार मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब तो ये हो गया कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि मशीन्स में जो है ब्रेकडाउन वगैरह ना ही आए। ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का जो इम्पैक्ट है वो हम पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो ये बोलता है कि अगर मशीन में या इक्विपमेंट में कोई फेलियर आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है। देन करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब भी एक तरह से यही हुआ कि हम कैसे मेंटेनेंस को इजी बना सकते हैं। मेंटेनेंस प्रिवेंशन का मतलब हुआ कि हम उन मशीन्स को खरीदें जो कि ज्यादा रिलायबल है।
तो ये चीज़ें जो है अगर हम काफ़ी हद तक अगर हम एडवांस में प्लानिंग करें ना, तो हमारा आगे का काम ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये जो टारगेट करता है, ये टारगेट करता है कि कैसे जो है हम रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इक्विपमेंट की बढ़ा सकते हो। देन अर्ली मैनेजमेंट, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा पहले से मैनेजमेंट। तो इसका जो टारगेट ये रहता है कि जो टाइम है, जो प्रोडक्ट को या इक्विपमेंट को डेवलप करने का टाइम लग रहा है, उसको हम कैसे कम करें। तो इसके लिए हम टेक्निक्स लगा सकते हैं लाइक इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग। फिर क्वालिटी मेंटेनेंस की हम बात अगर करें, तो हम जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट वी आर डूइंग फॉर आवर कस्टमर्स। तो ये वाला जो क्वालिटी मेंटेनेंस है, ये यही है कि हम मैक्सिमम लेवल तक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, तो कस्टमर्स डेफिनेट सी बात है कि हमारे कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो इसके लिए हम टेक्निक्स क्या क्या लगा सकते हैं, रूट कॉज एनालिसिस एंड कस्टमर डेटा एनालिसिस। फिर उसके बाद में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो है, ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इम्प्रूव स्किल्स और उनका मोराल बढ़ाने के लिए होता है। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग करो, देन पॉलिसीज बनाओ और ऑन साइट ट्रेनिंग करो। फिर ऑफिस टीपीएम का मतलब क्या हुआ, ऑफिस टीपीएम का मतलब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेवल की बात कर रहा है कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला लेवल है, तो ऑल्दो काम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन जो रूल्स पॉलिसीज बनती है वो तो टॉप लेवल पे बनती है ना। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है उसको कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में और लॉसेस कम हो। ठीक है, तो इसकी टेक्निक्स क्या रह सकती है, एनालिसिस करो आप और अपने ऑफिस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करो। देन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट किसके बारे में बात करता है कि कैसे हम जो है अपने वर्कर्स को सेफ रख सकते हैं। तो उसके लिए आप अवेयरनेस फैलाओ, जैसे सेफ्टी स्लोगन्स, क्विजेस, पोस्टर्स, जिससे कि अवेयरनेस फैले कि हमको जो है अपने जो वर्कर्स हैं उनको सेफ रखना है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा थियोरिटिकल एस्पेक्ट तो है, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी तक के हम लोगों ने इस पार्ट में सिर्फ इतना ही डिस्कस किया कि क्या 8 पिलर्स हैं एंड क्या फेजेस हैं एंड क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, पार्ट नंबर बी में। एंड हियर द टीपीएम वाला पोर्शन इज ओवर। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से, क्लास नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे विद आवर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एंड यू कैन रेफर द नेक्स्ट पार्ट फॉर द continuation of this topic TPM. So meet you in the next video. Thank you.